नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शो और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और आप नजर आते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। जॉनसन की यात्रा गुजरात के शहर अहमदाबाद से शुरू होगी और इसके बाद वो 22 अप्रैल को दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। जी हाँ, बड़ी खबर इस सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि 21 अप्रैल को वो भारत आएंगे और 22 अप्रैल को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि जॉनसन का ये दौरा भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते वार्ताओं में 26 चैप्टर से 4 के सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉनसन इसी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद टाइमलाइन पर चर्चा करेंगे। शुरुआती तौर पर इस साल पूरा करने की योजना बनाई गई है। जॉनसन द्वारा नए विज्ञान, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिक परियोजनाओं के साथ साथ भारत में प्रमुख उद्योगों के बड़े विनिवेश की घोषणा करने की उम्मीद है। आपको बता दें कि ये पहली बार होगा कि जब ब्रिटेन के कोई प्रधानमंत्री भारत के 5वें सबसे बड़े राज्य और ब्रिटेन में लगभग आधी ब्रिटिश भारतीय आबादी के पैतृक घर गुजरात का दौरा करेंगे। वही उम्मीद है कि अपनी गुजराती यात्रा के दौरान वो कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि गुजरात यात्रा के बाद ब्रिटिश पीएम जॉनसन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए 22 अप्रैल को नई दिल्ली जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वो भारत की रणनीतिक, रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर गहन बातचीत करेंगे, जिसका उद्देश्य हमारे करीबी साझेदारी को मजबूत करना और भारत प्रशांत में सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाना है। आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार के अनुसार जॉनसन आगामी भारत यात्रा का उपयोग मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के प्रगति के लिए करेंगे, जिससे 2035 तक सालाना 28 बिलियन पाउंड द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हिंसा के नया खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि हिंसा के दौरान उपद्रवियों के गोली भी चलाई थी जो एक एसएसआई को लगी है। आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें दिल्ली में दंगों के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये गोली असलम नाम के शख्स ने चलाई थी, जिससे पिस्तौल भी बरामद की गई है। कल हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की गई थी। इस हिंसा में 8 पुलिसकर्मियों समेत करीब 9 लोग घायल भी हो गए थे। हिंसा के आरोपों में असलम समेत अब तक 14 लोगों को गिरफ्तारी की जा चुकी है। SIR कॉपी के मुताबिक जब शोभा यात्रा जहांगीरपुर से सी ब्लॉक में जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक आदमी अपने 4-5 साथियों के साथ पहुंचा और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। उसके बाद ही विवाद बढ़ गया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। बता दें कि कल शाम हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की घटना हुई। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुर में 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। भारी हंगामा हुआ और फिर पत्थरबाजी और हथियार भी चले। कल शाम का ये सब शाम तकरीबन 5 से 5:30 बजे के बीच हुआ। शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल सिनेमा के पास से गुजर रही थी। उसी समय शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। सड़कों पर काफी दूर से पत्थर फेंके जा रहे थे। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है और कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। वहीं कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। जब गाड़ियां जलाई जा रही थी तब लोग सड़कों पर इधर उधर भागते हुए भी नजर आए। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने जवान भी सड़कों पर उतरे। लोगों को एक जगह पर जमा करने आगे बढ़ने से रोका गया। पत्थरबाजी करने वाले भीड़ के हाथों में डंडे और तलवार तक के देखे गए। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंसा के कुल 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक शामिल है। दिल्ली पुलिस के एक एसआई को गोली भी लगी है, जिनका नाम मेघलाल बताया जा रहा है। देश के कई राज्यों में रामनवमी और इसके बाद हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर
सियासत तेज हो रही है। विपक्षी पार्टियों के कई नेता जहां मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वहीं सरकार की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। और इसी क्रम में शिवसेना नेता व राज्यसभा सांसद संजय राउत ने रामनवमी और उसके बाद हुई हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राउत ने कहा है कि रामनवमी के दिन 10 राज्यों में दंगे हुए, ये दृश्य अच्छे नहीं है। इससे पहले रामनवमी को भी शोभा यात्रा के दौरान सिर्फ धर्म एवं संस्कृति का ही प्रदर्शन किया जाता है। अब ऐसी शोभा यात्राओं में तलवारें नचाई जाती हैं, धार्मिक निषेध फैलाने की कोशिश हो रही है। संघर्ष मोहन भगवत ने कहा कि 12-15 वर्षों में अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या ये इसकी शुरुआत है? राउत ने कहा कि धर्मधाता की आग को हवा देकर और शांति को खा करके यदि कोई चुनाव जीतना चाहता होगा तो वो अपने हाथों से देश के दूसरे विभाजन के बीच बोते दिख रहा है। आपको बता दें कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो सभी कैसे चलेगा। लेकिन धार्मिक निषेध फैलाने, चुनाव जीतने को भी नीति भाजपा जैसी पार्टी का खुलेआम अपनाई है। आपको बता दें कि राउत ने कहा कि रामनवमी के दिन जिन 10 सदस्यों में दंगे हुए, वहां जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी शामिल है। आपको बता दें कि रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई और उस पर दूसरे समूहों द्वारा पथराव किया गया। मुंबई के मानखुर्द इलाके में भी इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। उन्होंने कहा कि देश का माहौल जानबूझकर चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से खराब किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये देश के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली में कल हनुमान जयंती और रामनवमी पर हमला हुआ, इससे पहले ये कभी भी नहीं हुआ करता था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार फ्री बिजली की शर्त पर घिर गई है। सरकार ने स्पष्ट किया था कि जनरल कैटेगरी को फ्री से 1 यूनिट ज्यादा खर्च होने पर पूरा बिल चुकाना होगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब आम आदमी पार्टी कटघरे में नजर आ रही है। फ्री बिजली के दावों को लेकर ये पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद विरोधी अब हमलावर हो गए हैं। भाजपा के प्रदेश महासचिव सुभाष शर्मा ने सीएम भगवंत मान से सवाल किया कि पूछा कि जब ये गारंटी दी थी तो क्या बताया था कि जाति के आधार पर इस योजना का लाभ देंगे? शर्मा ने पूछा कि सामान्य वर्ग में गरीब परिवार नहीं है। उन्होंने सामान्य वर्ग के लोगों के साथ अन्याय और धोखा करार दिया है। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि उनकी सरकार सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। पंजाब में बिल 2 महीने बाद आता है, यानी कि एक बिलिंग साइकिल पर 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसी में पेंच है कि अगर एससी, बीसी, फ्री में फाइटर और बीपीएल फैमिली के 2 महीनों में 600 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होती है तो उन्हें सिर्फ अतिरिक्त बिजली का बिल देना होगा। जनरल कैटेगरी को लेकर विपक्षियों का आरोप है कि अगर 600 यूनिट से ज्यादा अगर 1 यूनिट अतिरिक्त बिजली खर्च हुई तो पूरी 601 यूनिट का ही बिल देना होगा। आप सरकार की फ्री बिजली पर सोशल मीडिया में भी खूब बहस हो रही है। कुछ लोग इसे जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पिछली बार जनरल कैटेगरी को 600 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है और ऐसे में इसका विरोध करने की जगह बिजली बचत करनी चाहिए। सरकार ने यह तो कह दिया कि हर घर को 600 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। हालांकि पंजाब के कई घर ऐसे हैं जहां अलग अलग नाम से कनेक्शन लगे हुए हैं। इसी को लेकर सवाल किया गया कि क्या एक घर में सभी कनेक्शन पर 600 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी? इसको लेकर अभी मान सरकार ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। तुहाडी अपनी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1 महीने दे विच इन्ने ज़्यादा काम कीते ने कि शायद इतिहास दे विच इस तो पहलां किसी सरकार ने ना कीते होण। जिवें कि एंटी करप्शन हैल्पलाइन नंबर जारी किया है, बिना रिश्वत तो लोगों के काम होण लग पे। जदों भी इलैक्शन आउंदी है तो सारियां पार्टियां वादे करदियां ने ते बाद विच ओह वादे भुल जांदियां ने। श्री अरविंद केजरीवाल जी ते मैं उन्हां दे नाल हुंदा सी, असीं जो वादे कीते असीं उन्हां नूं भुलदे नहीं। सानूं एक वादा याद है ते असीं ओह वादे जिहड़े ने ओह पूरे करांगे। अज सब तो वड्डी खुशखबरी जिहड़ी मैं पंजाबियों नूं देण लग्गिया कि 1 जुलाई 2022 तो, जी हाँ 1 जुलाई 2022 तो पंजाब दे हर परिवार नूं 300 यूनिट
पर मंथ यानी कि 300 यूनिट एक महीने की फ्री बिजली मिलूगी तो 2 महीने का 600 यूनिट हो गया। ਜਿਹੜੇ SC परिवार ने, BC परिवार ने, BPL परिवार ने ਜਾਂ फ्रीडम फाइटर ने, उन्होंने पहला 200 यूनिट ਜਿਹੜਾ ਉਹ फ्री मिलते सी, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी 300 यूनिट पर मंथ बिजली मिलूगी। जे ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 640 यूनिट ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਗੀ ਜਾਂ 645 यूनिट इस्तेमाल होगी, तो उन्होंने सिर्फ 40 ਜਾਂ 45 600 तो उपर जिन्ने भी ने उन्हों का ही बिल देना पऊगा। तो बाकी ਜਿਹੜੇ सरदेपुर के परिवार ने उन्होंने बेनती मैं करदा 600 यूनिट उन्होंने भी मिलूगा, पर वो जे बिजली बचा लैन तो उन्होंने भी 600 यूनिट तो उपर जे नहीं बिजली इस्तेमाल होंदी तो कोई बिल नहीं आऊगा, पर जे वो 600 यूनिट तो वध इस्तेमाल करनगे तो फिर पूरा बिल आऊगा। एक होर बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिन्हां परिवारां कोल 2 किलोवाट का लोड है बिजली का, उन्हां सारे परिवारां दा 31 दसंबर 2021 तक का पुराना सारा बकाया बिल जिहड़ा है वो पंजाब सरकार माफ़ कर दी। कई थमें अफवाहां फैलाईਆਂ जा रही ने, उन्हां 'च कोई सच नहीं। जिहड़ी किसानां नूं खेती वास्ते बिजली मिलती है सबसिडी, वो बिल्कुल उस तरह जारी रहूगी, ते जिहड़ी कमर्शियल ते उद्योगिक इंडस्ट्रीयल ते कमर्शियल जिहड़ी बिजली इस्तेमाल होंदी है उहदे रेटां 'च कोई वाधा नहीं किया जाऊगा। सो साडी जिहड़ी स्कीम है, साडा जिहड़ा मन दे विच साडे जिहड़े अगे आउण वाले भविख बारे योजनावां ने, उहदे विच इह है कि असीं 2-3 सालां दे विच पंजाब नूं हर पिंड नूं हर कस्बे नूं 24 घंटे बिजली देवांगे, तो सब तो वध सस्ती बिजली भावें वो इंडस्ट्रीयल होवे, भावें कमर्शियल होवे, भावें घरेलू होवे, ओह पूरे देश दे विच सब तो वध सस्ती बिजली जिहड़ी है वो पंजाब 'च होगी। इनू असीं जल्दी लागू कर देंगे। श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली दे विच बिजली जिहड़ी है वो फ्री करके दिखाई है। इस करके असीं उन्हां कोल सलाह भी लई है, और साडा पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउण दा इक्को ही मंत्र है कि जित्थों भी चंगी चीज़ सानू सिੱਖਣ ਨੂੰ मिले असीं उत्थे अफसर भी भेजांगे, आप भी जावांगे, साडे प्रतिनिधि जाणगे, ताकि असीं पंजाब नूं दुबारा पंजाब बनाउण दे विच ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ पंजाब दे विच भी लागू कर सकीए। बिजली दे फ्री होण नाल हरेक परिवार दे विच बचत होऊगी, पैसों की बचत होऊगी। वो पैसे जिहड़े ने जिहड़े बचे ने उन्हां नाल तुसीं अपने बच्चों की पढ़ाई ते खर्चा कर सकते हो, रोज़मर्रा दीयां होर जिंदगियां ते जिहड़ियां जरूरतां ने उन्हां ते खर्चा कर सकते हो, तो इहदे नाल जिंदगी सौखी होगी। तो आम आदमी पार्टी यही वादे करके आई सी। फिर एक बारी तुहाडे नाल वादा करदे हां कि आउण वाले 5 सालां 'च असीं एक वादा पूरा करांगे। असीं पहिलां वालिਆਂ वांगू अपनियां घर नहीं भरदे, अपनियां जेबां नहीं भरदे, असीं पैसा बचा के लोकां दीयां जेबां 'च पाउणा है, जो कि असीं वादा कीता सी। सो मैं एक बार फिर ये दसना चाहुंदा 1 जुलाई तो 300 यूनिट बिजली पर मंथ वो जिहड़ी मुफ्त मिलूगी, तो 600 यूनिट 2 महीनों का होगा, तो बाकी सारी जिहड़ी इहदा विस्तार है वो आने वाले दिनों 'च तुहानूं मिल जूगा। तो असीं सारे मिल के तुहाडे सहयोग नाल पंजाब नूं दोबारा रंगला। कोरोना ने पहली लहर से लेकर दूसरी लहर और तीसरी लहर तक देश के करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,21,751 हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन आंकड़ों को फर्जी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया है। उन्होंने कहा है कि 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है और उनको झूठा बताया है। जहां मोदी सरकार दावा कर रही है कि 5 लाख की मौत हुई है, वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि 5 लाख की नहीं बल्कि 40 लाख भारतीयों की मौत हुई है। खबर हम आपको सुना रहे हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी ने
सच बोलते हैं ना बोलने देते हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है कि मोदी जी ना तो सच बोलते हैं और ना ही वो बोलने देते हैं, वो तो अब झूठ ही बोलते हैं कि ऑक्सीजन शॉर्टेज से कोई कमी नहीं मरा। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने पहले भी कहा था कि कोविड में सरकार की लापरवाहियों से 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई है। राहुल गांधी ने यह भी नहीं कहा कि बल्कि ये भी कहा कि मोदी जी अपना फर्ज निभाते हुए हर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दें। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 11,558 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,21,751 हो गई है। 8,788 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 4,30,81,958 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने ग्राम विकास विभाग की उपलब्धियां गिनाई। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में 5 साल में मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में 44 लाख गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। अगर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार होती तो आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के गरीबों में एक खुशी का वातावरण और उनकी जरूरत के हिसाब से उनके पास योजनाओं को पहुंचाने का जो काम था, वह देश में गरीबों के लिए समर्पित और प्रदेश में गरीबों के लिए समर्पित दोनों जो डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार के माध्यम से आज मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की आप सबके साथ चर्चा करना चाहता हूं। अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भारत सरकार की ओर से आवासों की उपलब्धता कराए जाने की व्यवस्था किए जाने के बाद भी श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में 2014 और 17 के बीच में कुल 18,000 आवासों का आवंटन किया था और जब वह सरकार से गए तो उनके भी निर्माण कार्य अधूरे छोड़ करके गए थे। और अगर प्रदेश की दृष्टि से 2017 से 2022 की मैं आपके साथ चर्चा करूं तो उसमें इस बात पर हमें गर्व है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2017 से 2022 के बीच में 44 लाख आवास बनाने का काम किया है। एक तरफ 18,000, एक तरफ 44 लाख। इसमें जमीन आसमान का अंतर कहना तो मेरे समझ से कम होगा, इसमें तो और कई हमें ग्रहों की ओर जाना पड़ेगा, उतना अंतर सपा और भाजपा के बीच में रहा है। अगर मैं देश की दृष्टि से बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास बनाए गए हैं उन आवासों की संख्या नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर के 3 करोड़ है। इन आवासों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में
पूरे देश के अंदर 2,52,00,000 पक्के मकानों का निर्माण गरीबों के लिए बना करके पूरा करके उनको देने का काम किया जा चुका है। और इसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 1,95,000 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई है। दूसरी योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जानी जाती है, इस योजना में 58 लाख मकान बनाने का काम पूरा किया जा चुका है और इसके लिए भारत सरकार 1,18,000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर चुकी है। और अगर आपको मैं कांग्रेसी सरकारों के समय की याद दिलाऊं तो उस समय की सरकारों के समय स्वयं कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में श्री राजीव गांधी जी ने संसद में खड़े होकर के कहा था कि जब हम भारत सरकार की ओर से कोई योजना बनाते हैं और उस योजना का लाभ जिसको देना चाहते हैं, अगर दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो जिसके पास पहुंचना है वहां पहुंचते पहुंचते वह 15 पैसे बचता है। अर्थात अगर कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे राजनीतिक दल के लोग अगर यह योजना बना करके सरकारों में होते और लाते तो जो लाभार्थी है उसको 15% मिलता, अर्थात 45,000 करोड़ रुपया मिलता और 2,55,000 करोड़ से अधिक या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देने का काम किया जाता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीबीटी के माध्यम से जो लाभार्थी है सीधे उसके खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भेजने का काम किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की ओर से और देश के गरीबों की ओर से अभिनंदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। और यह एक अभिनव योजना थी जिसको लेकर के पूरे देश में पॉजिटिव चर्चा है। लोगों ने गरीबों के नाम पर राजनीति की, वोट लिया, सरकार में आए, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। आप जुड़े रहिए KKD न्यूज के साथ।